बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा वीलाग है ये 3 मौज़ूआत पर मुहित है और आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की सियासत के हवाले से और आज हम बात करेंगे मौसमियाती तब्दीलियों के बाद जो वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं उनके हवाले से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के बयान के हवाले से। आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल और मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त गुलामुल्लाह आवान। आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की सियासत के हवाले से और क्योंकि सियासत एक बेरहम खेल ज़रूर है, लेकिन जब सियासत के दिन होते हैं तो दिन बड़े खूबसूरत और रातें बड़ी सुहानी हुआ करती हैं। गुज़श्ता दिनों आज़ाद कश्मीर की सियासत में कुछ तब्दीलियां रूनुमा हुई और एक अचानक से एक आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के हवाले से माहौल बनना शुरू हुआ। तो जहां साबिक़ वज़ीर आज़म तनवीर इलियास ने जैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया तो आज़ाद कश्मीर भर में एक हलचल सी पैदा हो गई और ये वहीं पे जहां एक सियासी हलचल पैदा हुई तो वहीं पे लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से एक मूवमेंट चलाना शुरू की कि वो आज़ाद कश्मीर की असम्बली में इन हाउस तब्दीली लाने जा रहे हैं ताकि वो आज़ाद कश्मीर में जो वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक साहब तो उनको तब्दील करके पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर आज़म लाएगी। जबकि जो वज़ीर आज़म अनवारुल हक साहब हैं, पीपल्स पार्टी आज तक उनकी काबीना का हिस्सा रही और आज तक जो वज़ीर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो वो अनवारुल हक की तारीफ़ें करते हुए नहीं थकते थे। लेकिन अचानक जैसे ही तनवीर इलियास साहब की एंट्री होती है तो पीपल्स पार्टी ने उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए तहरीक शुरू कर दी। लेकिन यहाँ पे बड़े मज़े की बात हुई और वो मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहाँ अनवारुल हक के खिलाफ एक तहरीक लाना चाह रही थी अदम एतमाद की, तो वहीं पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद खलफशार का शिकार हो गई, इंतशार का शिकार हो गई, आपस में तकसीम हो गई, लीडर के सामने आ गया। और अब तय ये होना था चौधरी रियाज साहब की बैठक में बैठ के कि जो अगर इन हाउस तब्दीली ले आते हैं, पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर आज़म ले आती है तो कौन होगा। तो उसके लिए 3 नाम सामने आए और तीनों नामों पे इत्तेफाक नहीं हो सका। तो पहला नाम था चौधरी यासीन साहब का, जो पार्टी प्रेसिडेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और कुछ जो लोग थे पीपल्स पार्टी के उनका ख्याल था कि चौधरी यासीन को वज़ारत उज़्मा मिलनी चाहिए क्योंकि वो पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं। एक ग्रुप था जो सरदार याकूब साहब को जो है वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनाना चाह रहा था कि उनका ये ख्याल था कि कम मुद्दत का वक्त है तो ऐसे वक्त में जो है वो सरदार याकूब साहब को बना के काम चलाया जाए और ताकि फौरी तौर पे इलेक्शन हो जाए। और तीसरा नाम था लतीफ़ अकबर साहब का, जिनके हवाले से बहुत ज़्यादा खदशात भी थे, तफज़ात भी थे, लेकिन वो डिस्कस हो रहे थे। लेकिन इसी तफरीक ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजबूत होने के बजाय जो उनकी मूव बन रही थी तो उसको कमज़ोर कर दिया। और उनकी इस कमज़ोरी की वजह से जो पीपल्स पार्टी का जो मोराल बुलंद हुए थे तो वो यकदम जो है वो ज़मीन बोस हो चुके हैं। और दूसरा बड़ा अहम आज़ाद कश्मीर की सियासत में जो डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट ये हुई है कि बरसों एक दूसरे के मुखालफ रहने वाले बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक साहब, जो दोनों पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐसा थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होते हुए दोनों एक दूसरे के बड़े मुखालफ थे और एक दूसरे को बिल्कुल बर्दाश्त करने के लिए कभी भी तैयार नहीं थे। लेकिन अचानक ये जो सियासी नशेब व फराज चल रहे हैं या सियासी माहौल बना हुआ है तो उसमें दोनों को अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए दोनों ने फैसला किया कि वो इकट्ठे बैठेंगे। तो फिर जो सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, उन्होंने इस्लामाबाद में जो उनकी पार्लिमानी टीम थी, जो फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग थे, तो उनकी एक मीटिंग तलब की कि हम लोग क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में है कि कोई हमें लेने को तैयार नहीं है और अगर हम जाते हैं तो हमारी वैल्यू नहीं है, अगर हम किसी पैरामीटर के ऊपर उनके साथ बात करते हैं तो हमारी बात को कबूल नहीं किया जाता। हाँ, चंद लोगों को तो पॉलिटिकल पार्टी लेने के लिए तैयार हैं जहाँ पे उनके उम्मीदवार कमज़ोर हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे जो फॉरवर्ड ब्लॉक के जो लोग हैं तो उनको लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो आओ मिल के बैठते हैं, बात करते हैं, देखते हैं क्या हाल निकलता है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी भी बना सकते हैं, तो हम इस हवाले से क्या करें। तो इस हवाले से
जो एलामिया जारी किया गया, वो एलामिया ये था कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक के जो वज़रा कराम हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म पे एतमाद का इज़हार किया है, बरसर सुल्तान महमूद चौधरी साहब पे एतमाद का इज़हार किया है, और ये सच बात नहीं है। ये एलामिया की हद तक तो दुरुस्त है, अलबत्ता ये है कि ये जो मीटिंग हुई है, इसमें वो किसी भी बात के ऊपर मुत्तफ़िक नहीं हो सके कि हमने क्या करना है। अलबत्ता उन्होंने ये तय किया है कि अगले चंद दिनों में दोबारा हम मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से अपनी सतह पे बात भी करते रहेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर हमारी इतनी मेजॉरिटी है कि हम जो है एक अलग पार्टी बना के सियासत में जाएं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो अलग पार्टी अगर बनाएंगे तो उस पार्टी में पार्टी प्रेसिडेंट कौन होगा, वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनकी हैसियत क्या होगी। जो आज़ाद कश्मीर असम्बली में कुछ ऐसे वज़रा भी हैं कि जो गुज़श्ता कई अरसा से वज़ारत उज़्मा के ख्वाब देखते रहे, तो उनकी हैसियत और पोजीशन क्या होगी। अलबत्ता यह है कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर की जो सियासत है वो एक ऐसी सूरत हाल से दोचार है जिसका बारे में कोई बंदा कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि इस वक्त सियासत के अंदर दो पॉलिटिकल पार्टीज को डिस्कस किया जा रहा है, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है। लेकिन जब इन दो पार्टियों को डिस्कस किया जाता है तो वहाँ पे आज़ाद कश्मीर की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, उसको मुबाइसे में नहीं लेके जाते कि कहीं वो ख़त्म हो गई हुई है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इस वक्त जो सियासी इंतशार है या सियासी शोर है, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो एक बड़ी कुव्वत बन सकती है। और मेरे पास एक खबर ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान कुछ चीज़ें अंडरग्राउंड जो है वो सेटल होने जा रही हैं, और कुछ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। क्योंकि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो पॉलिटिकल पार्टी ना होने की वजह से शायद जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो सरकर्दा लोग हैं उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे या दोनों जो है वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिल के भी इलेक्शन में जा सकते हैं। और अगर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और तहरीक इंसाफ मिलकर इलेक्शन में जाते तो ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की सियासत में एक नई डेवलपमेंट होगी, और ये जो डिस्कशन है तो इसका जो वजूद है वो खोखला होकर रह जाएगा। और मेरा दूसरा जो मौजू है, मैं समझता हूँ वक्त की किल्लत ज़रूर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा मसला है, ना सिर्फ रियासत का बल्कि पूरे जनूबी एशिया का मसला बनता जा रहा है। लेकिन इससे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, क्योंकि मानसून का मौसम जारी है, सैलाब आ रहे हैं, नदी नालों में तुग़यानी है, बारिशें हैं, और ये जो मौसमियाती तब्दीली है इसकी वजह से बारिशें वक्त से हट के हो रही हैं, बारिशों की मकदार अलग अलग तरीक़ों से। और सबसे बड़ा अलमिया जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त चल रहा है वो चल रहा है क्लाउड बर्स्ट का। और क्योंकि क्लाउड बर्स्ट पहले ना होने के बराबर हुआ करते थे, लेकिन मौसमियाती तब्दीली की वजह से अब जो क्लाउड बर्स्ट है उनकी तादाद में इजाफा हो गया है। तो गुज़श्ता चंद दिनों में जो बारिशें हुई आज़ाद कश्मीर में, वहाँ पे जो आज़ाद कश्मीर का ज़िला है, ज़िला जेहलम वैली, वहाँ में यूनियन कौंसल जो गोराबाद है, तो उसमें क्लाउड बर्स्ट पड़ने से आप 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा जो सड़क है वो पानी में बह गई। 16 से ज़ायद जो मकानात हैं वो तबाह हुए हैं, कुछ गाड़ियाँ वगैरह तबाह हुए हैं, कोई मोटरसाइकिल वगैरह तबाह हुए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि ये जो क्लाउड बर्स्ट है तो इनमें जो इजाफा हुआ है तो उसकी बुनियादी वजह क्या है। उसको मैं मुख्तसर सा बता सकता हूँ कि क्लाउड बर्स्ट की जो सबसे बड़ी वजह है वो है जंगलात की बेदरेक कटाई। क्योंकि आज़ाद कश्मीर के का जो जंगलात का रकबा है वो कम होता जा रहा है, और लोगों ने बेदरेक जंगलात का कटाव करना शुरू किया हुआ है, जिसकी वजह से क्लाउड बर्स्ट पड़ रहे हैं, बारिशें मौसम से हट के हो रही हैं, मौसमों का कोई पता नहीं होता कि गर्मियों में सर्दी, सर्दी में गर्मी शुरू हो जाती है। और जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है आज़ाद कश्मीर के अंदर, उसका वो स्ट्रक्चर ऐसा है कि जिसकी वजह से मौसमियाती तब्दीली जो मौसम है उनके ऊपर फ़र्क पड़ रहा है। और हमारी जो ज़री ज़मीनें हैं तो उनकी आबादी और गैर आबादी का आपकी जो मौसमियाती तब्दीली है उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। और सबसे अहम बात यह है कि जो नाकस मनसूबाबंदी है उसने आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान को इस वक्त मौसमियाती तब्दीली की तरफ धकेल दिया है। और इस वक्त हम सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम जो हमारा जो किसान पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर फसलें उगाता है, तो आज़ाद कश्मीर से जो सैलाब जाता है तो उसकी वजह से वो जो ज़री ज़मीनें हैं वो सैलाब की नज़र हो जाती हैं और उनको बड़ा नुकसान पहुंचता है। और आखिर में मैं, क्योंकि बिल्कुल एक लाइन में, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने
बड़े वाशकाफ अल्फाज में ये बात वाज़ह कर दी है कि पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से देखेगा, कोई मनसूबाबंदी करेगा, कोई देखने की कोशिश करेगा, कोई हमला करने का सोचेगा, तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा और पाकिस्तान की फ़ौज हर वक्त दुश्मन को जवाब देने के लिए तैयार है। कोई किसी गलत फहमी का शिकार ना हो, कोई किसी गलत फहमी में ना मुब्तला हो कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख देखेगा और पाक फौज उसको छोड़ देगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के इस बयान ने दुश्मन की सफ़ों में जो है वो हलचल मचा दी है और दुश्मन आज दोबारा ये सोचने पे मजबूर हो गया है कि अगर वो पाकिस्तान की तरफ देखता है तो अगर पाकिस्तान का रद्द अमल जो है वो पहले की तरह या पहले से ज़्यादा सख्त होता है तो उसको कौन सी नुकसानात हो सकते हैं, क्या अजीमत उठानी पड़ सकती है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बयान ने जो कौम के जज्बे उनको एक दफ़ा फिर जला बख्शी है कि क्योंकि मेरा प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया तो आपको मेरे ये जो मौज़ूआत हैं वो कैसे लगे, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक व्लॉग करूँ सिर्फ जो मौसमियाती तब्दीली है उसके वाले से। तो मेरा प्रोग्राम, आज का जो प्रोग्राम है आपको कैसा लगा, अब मेरा जो व्लॉग आपको कैसा लगा, इस हवाले से मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। तो मैं आपका मुंतज़िर हूँ, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए, जब तक मेरा अगला व्लॉग आता है, तब तक के लिए दीजिए अपने भाई को इजाज़त। वस्सलाम।